पटना में आज विपक्षी नेताओं की बैठक है। तमाम नेता पटना पहुंचने लगे हैं। कई ऐसे नेता हैं जो पटना पहुंच चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद। रविशंकर जी, आज जो बैठक हो रही है, इस बैठक के क्या मायने हैं? कौन लोग पटना में जुट रहे हैं? जो भ्रष्टाचार में या तो सजायाफ्ता हैं या जिनके खिलाफ केस चल रहा है अधिकांश। दूसरे कौन हैं? परिवारनिष्ठ पार्टी। मेरी राजनीति जनहित नहीं परिवार हित। उन्हीं का दावा प्रधानमंत्री बनने का, उन्हीं का दावा मुख्यमंत्री बनने का। ये दो प्रकार की पार्टियां आई हैं। एक ईमानदार नेता नरेंद्र मोदी को हटाने का एजेंडा लेकर के, और जब देश को एक मजबूत बहुमत की सरकार मिलती है जिसके नेता नरेंद्र मोदी ऐसे लोकप्रिय ईमानदार होते हैं, तो अमेरिका में भारत का डंका बज रहा है। देश देख रहा है, दुनिया देख रही है कि भारत दुनिया की 5वीं इकॉनमी बन गया, अवसर मिल रहे हैं। और मोदी जी की इस यात्रा में आज तक के इतिहास का संभवतः हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट आया है। नौकरियां मिलेंगी, आर्थिक विकास होगा। कल मोदी जी ने क्या कहा कांग्रेस में? जल्दी ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। वहाँ वेद का भी उच्चारण वो कर रहे हैं, महिमा बता रहे हैं। कांग्रेस के अंदर उपनिषद की बात कर रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। और यहां जो जुट रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? कुर्सी बचाओ कुटुंबकम, परिवार संभालो कुटुंबकम। तो देश देखेगा नहीं। और ये कौन लोग हैं? अब मुझे बहुत पीड़ा है नीतीश कुमार से। जेपी मूवमेंट में हम लोग के वरिष्ठ साथी थे ना, जेल गए थे हम लोग, लाठी खाए थे ना, वो भी थे उसमें। आज कुर्सी के अवसरवादिता के लिए जेपी के सिद्धांत को भूल गए। और जिन लोगों ने इमरजेंसी में जेपी को बंद किया, जेपी की किडनी खराब हुई, ऐसे के साथ खड़े हैं। और विक्रांत यादव हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, पटना में मौजूद हैं कांग्रेस कार्यालय में। बीजेपी हमलावर है, वो कह रही है कि ये परिवार कुटुंबकम वाले लोग जो हैं ये दरअसल बैठक कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या अरविंद केजरीवाल ने एक अल्टीमेटम दे दिया है कांग्रेस को कि वो अपना रुख साफ करें, या फिर इस बैठक का, इस विपक्षी एकता का वो हिस्सा नजर नहीं आएंगे? देखिए प्रशांत, जितना मैं समझता हूँ, जो मेरी बातचीत हुई है आम आदमी पार्टी के नेताओं से, उनके रुख में किसी भी तरह का बदलाव नहीं है। उनका साफ ये कहना है कि हमारे लिए ये इस समय सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी साथ देते हुए दिखाई दें, ताकि उन्हें ये विश्वास लगे कि राहुल गांधी उन्हें अपने साथ रखना चाहते हैं। उनका ये साफ कहना है कि 26 मई को समय मांगा था, और एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष और दूसरी राष्ट्रीय पार्टी, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है, उसको ये मान्यता चुनाव आयोग से मिल चुकी है, तो एक दूसरी विपक्षी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें कैसे ये आश्वासन मिलेगा कि एक गंभीर प्रयास हो रहा है उन्हें साथ जोड़ने का? तो आम आदमी पार्टी के रुख में कोई बदलाव नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा। और कांग्रेस की तरफ से भी ये दिक्कत है, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो लगातार कई मौकों पर कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के बारे में, अभी हाल ही में वो राजस्थान में गए थे, वहां पर जिस तरीके से हमलावर हुए, उन सब चीजों को देखते हुए कांग्रेस के भी अपने कुछ ऐसे ग्रीवेंसेस हैं, शिकायतें हैं जो आम आदमी पार्टी के साथ बनी हुई हैं। तो ऐसे में क्या ये सबसे बड़ी बात कि इन दोनों के बीच के जो मतभेद हैं, जो शिकायतें हैं, वो दूर हो सकेंगी? मुझे लगता है कि ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी अपने सख्त रुख में कोई बदलाव नहीं लाएगी। हालांकि अपोजिशन की जो बाकी पार्टी हैं वो ये कोशिश करेंगे कि किसी भी इस मीटिंग में किसी भी बिल्कुल विक्रांत, और यही सवाल कहीं ना कहीं बरकरार है कि अगर मन नहीं मिल रहे हैं तो विपक्षी नेताओं के हाथ कैसे मिलेंगे और एक साथ एक मंच पर कैसे आएंगे? उधर 2024 लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष ने एकजुट होकर बीजेपी का मुकाबला करने का पूरा प्लान तैयार किया है। चुनाव के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 450 लोकसभा सीटों पर विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार उतारने का फॉर्मूला तैयार किया है। और आज जब 18 विपक्षी दलों के नेता एकजुट होंगे, तब इस फॉर्मूले को बैठक में रखा जाएगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीतीश कुमार ने 6 सूत्र का एजेंडा तैयार किया, जो पटना में होने वाली बैठक में सहयोगी दलों के सामने रखा जाएगा। फॉर्मूले के मुताबिक ज्यादातर राज्यों की एक सीट पर विपक्ष का एक ही उम्मीदवार उतारने पर सहमति बनानी होगी।
इसके लिए जो नीतीश कुमार का प्लान है उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और असम में बीजेपी के खिलाफ एक उम्मीदवार उतारना है। वहीं केरल के लिए अलग फॉर्मूला तैयार किया गया है। केरल की 20 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के कमजोर संगठन की वजह से कांग्रेस और लेफ्ट दोनों चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि दोनों में से कोई भी जीते विपक्ष के खाते में ही सीट जाएगी। इसके साथ ही उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पंजाब की सीटों पर कांग्रेस के साथ प्रभावी क्षेत्रीय दलों को इस फॉर्मूले से बाहर रखा जाएगा। बैठक में इस फॉर्मूले को विपक्षी नेताओं के सामने रखा जाना है, जिसके बाद यह तय होगा कि 2024 को लेकर 23 जून को होने वाली बैठक कितनी कामयाब रहेगी। और बिहार की राजधानी पटना में अब से बस कुछ ही देर बाद होने वाली विपक्षी दलों की बैठक के लिए विपक्ष के कई नेता पटना पहुंच चुके हैं और विपक्ष की एकजुटता से पहले ही महागठबंधन और एनडीए के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सहमति और असहमति के बीच विपक्ष की ज्यादातर पार्टियां आखिरकार औपचारिक तौर पर एक साथ बैठेंगी। 11:30 बजे बैठक शुरू होगी, लेकिन उससे पहले ही ये अध्यादेश के खिलाफ जो समर्थन आम आदमी पार्टी की तरफ से मांगा गया है कांग्रेस से, उसको लेकर मनमुटाव दोनों ही पार्टी के सामने नजर आ रहा है। और ये बड़ी खबर है इस वक्त की, विपक्ष की बैठक से पहले ही विपक्ष की एकजुटता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। अब विक्रांत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। विक्रांत, बैठक के बाद कई सवालों का संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब तो ये देंगे, लेकिन कौन से ऐसे बड़े सवाल हैं जो एक फूट की ओर भी इशारा करते हैं कि राग अलग अलग हैं? देखिए, बिल्कुल, अगर अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि सबसे पहले दिल्ली के ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर बात हो और उस मुद्दे पर अभी तक कांग्रेस की तरफ से उन्हें मिलने का समय नहीं दिया गया। आज बैठक विपक्ष कर रही है 2024 के चुनाव के मुद्दे पर, लेकिन अभी तक ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से कोई फैसला नहीं लिया है, ना ही मिलने का समय दिया है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल मानेंगे, क्योंकि कई उनके नेताओं से जानते हो कि नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत काट सकती है और हम नफरत से लड़ते हैं, इसलिए हम मोहब्बत की बात करते हैं। यहां पे देश के सब ऑपोजिशन की पार्टियां आई हैं, एक साथ मिलकर हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कर्नाटक में बीजेपी के नेताओं ने बहुत लंबे भाषण किए, हर कोने में घूम लिए और नतीजा आपको दिख गया कर्नाटक में क्या हुआ। देखा आपने? तो बीजेपी कह रही थी कि उनकी बहुत भारी जीत होगी और नतीजा आपने देख लिया। जैसे ही कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी हो गई, वैसे कर्नाटक में बीजेपी गायब हो गई। और मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपको बीजेपी नहीं दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी जीत के दिखाएगी। क्यों? क्योंकि हम गरीबों के साथ खड़े हैं। पूरा देश समझ गया है कि नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी का मतलब सिर्फ 2-3 लोगों को फायदा पहुंचाना, देश का पूरा धन उनके हवाले करना। कांग्रेस का मतलब गरीबों के साथ खड़ा होना, गरीबों के साथ मिलना, गले लगना और गरीबों के लिए काम करना। आप यहां आए, प्यार से आए, इसके लिए आपको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को याद दिलाना चाहता हूं, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो कोई भी दूसरा प्रदेश हो। और बड़ी खबर इस वक्त की, राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे पटना में। उन्होंने कहा है कि अब विपक्ष मिलकर के बीजेपी को हराने जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि शरद पवार लालू यादव से मिलने पहुंचे हैं। शरद पवार लालू यादव से मिलने पहुंचे हैं। तो देखिए, विपक्षी दलों की बैठक है, लेकिन उससे पहले शरद पवार लालू यादव से मिलने पहुंचे हैं। कल ममता बनर्जी को भी हमने देखा, वो भी लालू यादव से मिलने पहुंची थी।
क्या रणनीति होगी, किस फॉर्मूले पर एक साथ ये तमाम जो विपक्षी दल है वो साथ आएंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। 11:30 बजे ये बैठक शुरू होगी, लेकिन वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं शरद पवार की, ये तस्वीरें जब वो लालू यादव से मिलने उनके पास पहुंचे थे। तो ऐसे में अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसे मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर एक समावेश जो है तमाम पार्टियों के बीच बैठेगा। क्योंकि देखिए, पार्टी बैठक होने से पहले ही मनमुटाव की खबरें यहां पर सामने आ रही हैं। हालांकि देखिए, सहमति और असहमति तमाम पार्टियों के बीच में होती है, लेकिन औपचारिक तौर पर 18 ऐसे विपक्षी दल हैं जो आज इस अहम बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। इससे पहले कि विपक्षी नेताओं की बैठक शुरू हो, आपस में मुलाकात हो, शरद पवार एनसीपी के वरिष्ठ नेता इस वक्त लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। और चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, अब ममता बनर्जी पहले लालू यादव से मिल चुकी हैं, इसके बाद में अब शरद पवार मिलने के लिए पहुंचे हैं। विपक्षी बैठक से पहले इस तरह की मुलाकात के कोई मायने? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो आपको सीधी तस्वीर दिखाते हैं लालू यादव का आवास है, जहां पर शरद यादव अभी मिलने के लिए उनसे पहुंचे हैं। और जो भी नेता पटना पहुंच रहे हैं, जो इस बैठक में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, वो पहले लालू यादव से मुलाकात कर रहे हैं और उसके बाद फिर वो जहां ठहरे हैं वहां जाते हैं या फिर नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नई भूमिका तैयार हो रही है लालू यादव की, एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने ही पहले सोनिया गांधी से बात की थी, कांग्रेस के नेताओं से बात की थी, और उसके बाद इस बैठक के आयोजन को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई थी। और उसके बाद फिर नीतीश कुमार धीरे धीरे निकले और तमाम नेताओं से मिले और फिर आज इस बैठक का आयोजन हो रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि लालू यादव जो हैं वो मुख्य भूमिका में हैं, जिसमें तमाम नेताओं से पहले उन्होंने बात की और उसके बाद फिर नीतीश कुमार जाकर सबको निमंत्रण दिए, जिसमें आज तमाम नेता पटना में इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस बैठक का निहितार्थ क्या निकलता है, क्योंकि महागठबंधन में क्या कोई एक सहमति बन पाएगी, जिसमें पहले सीटों के बंटवारे को लेकर जो तमाम राज्य हैं जहां पर कांग्रेस और अन्य पार्टियां एक दूसरे के आमने सामने रहती हैं, चाहे वो बंगाल की बात करें या फिर दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें या फिर अन्य राज्य। partnership in renewable energy